राइट। अभी हम लोग जो हैं वो 2.1 के लिए बात करेंगे, कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स ऑफ योग, और उसमें योग डिफाइंड क्या किया गया है। राइट। इंडियन कल्चर में जो है वो योग के 33 स्क्रिप्चर्स हैं, छोटे बड़े। छोटे बड़े का मतलब कुछ में 15-20 पेजेस होंगे और कुछ में जो है वो हजारों पेजेस होंगे। राइट। ओवरऑल 33 बुक्स हैं इंडियन कल्चर में, पीछे कई सौ साल पुरानी, जो योग के बारे में कुछ कहती हैं। यहां तक बात क्लियर है? उनकी मैं आपको लिस्ट अभी दिखाई दे रहा हूं, पहुंचा भी दूंगा। वो सारी आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में आ गई तो वो सारी लिखनी होंगी आपको। अगर क्वेश्चन आ गया इन लिस्ट द स्क्रिप्चर्स ऑफ योग, इन लिस्ट, इन लिस्ट का मतलब होता है कि लिस्ट तैयार करो। इन लिस्ट मतलब लिस्ट तैयार करो ऑफ ऑल द बुक्स ऑफ योग। तो फिर आपको जो है वो, हाँ, जैसे ये पढ़ो ज़रा, हल्के हल्के, आराम आराम से, आराम, ध्यान लगा लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। धम्मपद, राइट। 10 वो थी, 10 ये आई। पढ़ लो पढ़ लो, टोटल मत गिनो यार, ये रुपया पैसा थोड़ी है टोटल गिनो। यही सीक्वेंस में याद करना है? नहीं है। बृहद, बृहद आड़यंक, 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 हाँ, बृहद आड़यंक, श्वेताश्वतारा उपनिषद, 18 नाद बिंदु, नाद बिंदु, हाँ, जिसका इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको किसी का प्रोनाउंसिएशन हुआ है तो आप पूछ लिएगा। ध्यान बिंदु, हाँ, किस, कौन सा ये, हाँ, शूरिका, शूरिका, दिस इज मंडल, मंडल, दिस वन इज अद्वयतरक, अद्वयतरक, शांडिल्य उपनिषद, शांडिल्य, हाँ, योग शिखा, घेरंद, घेरंद, हाँ, घे, घर वाला घे, और रंद, घेरंद संहिता, महावाक्य उपनिषद, वराह उपनिषद, हाँ, पशुपाद ब्रह्म, पशुपाद, पशुपाद ब्रह्म उपनिषद। राइट। ये 33 स्क्रिप्चर्स हैं आपके पास। ये 33 स्क्रिप्चर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये पब्लिश्ड स्क्रिप्चर्स हैं। पब्लिश्ड कहते हैं ना हम लोग, बुक पब्लिश हुई है। राइट। यानी कि ये मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा 13 और हैं, वो हम नहीं लेते, वो अनपब्लिश्ड है। अनपब्लिश्ड का मतलब है कि आपके पास कोई कॉपी है, इनके पास कोई कॉपी है, आधी अधूरी किसी और के पास है, कहीं लाइब्रेरी में कोई किताब है, वो पब्लिश्ड नहीं है। किसी के पास किसी ने लिखी थी अपने ज़माने में, और वो एक ही कॉपी वो लिख करके रखे रहे, फिर वो इस दुनिया से चले गए, फिर उनके आगे आने वाली जनरेशन्स ने उसको किसी लाइब्रेरी को डोनेट कर दी, या आप योग के स्टूडेंट थे, मैं था तो मैं उठा लाया वहाँ से। अनपब्लिश्ड है। ऐसे 13 स्क्रिप्चर्स हैं। तो 13 बुक्स हैं, वो 13 बुक्स को हम लोग नहीं लेते, वो पब्लिश्ड नहीं है। ये पब्लिश्ड हैं। पब्लिश्ड मतलब पब्लिकेशन हाउस से निकली हुई हैं,
पब्लिश्ड का मतलब होता है कि उनको पास वो रजिस्टर्ड बुक्स हैं मार्केट में, राइट। मार्केट में कौन सी बुक रजिस्टर्ड होती है, तो ये भी याद रखिएगा हमेशा कि उसका एक ISBN नंबर होता है, लिख लीजिए ISBN। ISBN, ठीक है नहीं, ISBN एक नंबर होता है बुक को, हर बुक को दिया जाता है। जो बुक रजिस्टर्ड हो जाती है मार्केट में इंडियन गवर्नमेंट के पास उसको ISBN नंबर दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो रजिस्टर्ड बुक कहलाती है। और वो वही बुक होगी जो पब्लिश होगी, मतलब मार्केट के लिए आएगी। तो गवर्नमेंट जो है वो इस बात का पता रखती है कि कौन सी बुक मार्केट में जा रही है, कैसी भी। तो आपको पहले उसको ISBN नंबर लेना होता है। ISBN नंबर का एक प्रोसीजर होता है और उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करके फिर आप जो है वो इंडियन गवर्नमेंट उसको आपको ISBN नंबर देती है। ISBN नंबर के साथ फिर वो छपती है किताब। अगर आपने बिना ISBN नंबर के छापी है किताब तो ऐसे ही समझो आप उसको जैसे लाइसेंस्ड वाला रिवॉल्वर और बिना लाइसेंस का रिवॉल्वर, है ना, वो इतना ही खतरनाक है। छाप सकते हो, अपना पैसा लो, निकालो, किसी से भी छपवा लो और सोसाइटी में सप्लाई करना शुरू कर दो, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो फिर अनलाइसेंस्ड रिवॉल्वर है, वो किताब नहीं है, वो पलट के उल्टा वार कर देगी वो किताब आपके ऊपर, राइट। तो योग की 33 पब्लिश्ड विद ISBN बुक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई भी खरीद सकता है, आप भी खरीद सकते हो। अभी ये सारी फ्री हैं, नेट पे आपको सारी फ्री मिल जाएंगी, सारी बुक्स डाउनलोड कर लो, एक एक करके ऐसे करके 33 अपने पास रख लो, राइट। इसमें से कुछ कुछ बुक्स का जो है वो हम लोग आगे जब अपना वो कंटेंट कवर करेंगे तो उसमें कुछ कुछ का जो है वो रेफरेंस भी आता जाएगा साथ साथ बीच बीच में, राइट। 2 स्क्रिप्चर्स हमारे पास जो हैं वो कैनोनिकल हैं। कैनोनिकल कहते हैं फाउंडेशनल, जिन पे फाउंडेशन डिपेंड करती है, यानी कि पूरे योग की जो भाषा है और जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो सारे जो है वो उन 2 के ऊपर डिपेंड करते हैं। इन 2 में से कोई एक भी चीज, अगर कोई एक कॉन्सेप्ट बाहर निकालो, इन 2 में से कोई एक भी चीज बाहर निकालोगे तो योग की ओवरऑल जो बिल्डिंग, आप जो ढांचा खड़ा करना चाह रहे हो, स्ट्रक्चर खड़ा करना चाह रहे हो, वो कमजोर हो जाएगा और हिलने लगेगा, ठीक है नहीं। तो 2 कैनोनिकल हैं उसमें से जिनको नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे बिल्डिंग के ऊपर आपको छत आधी बनानी है, आधी खुली रखनी है, कर सकते हो, लेकिन इसकी फाउंडेशन आधी बनानी है, आधी नहीं बनानी, 1/4 नहीं बनानी, 3/4 बनानी है, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये ऐसे ही वो इसको बोलते हैं कैनोनिकल, ठीक है नहीं। तो 2 स्क्रिप्चर्स हमारे जो हैं वो कैनोनिकल हैं। सबसे पहला जो है वो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र, सबसे पहली, राइट। दूसरा जो है वो श्रीमद् भागवत गीता, जो कि एक छोटा, बहुत छोटा और बहुत छोटा हिस्सा है ओवरऑल महाभारत का, ओवरऑल महाभारत का हिस्सा है, राइट। ये 2 हमारे कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स हैं, फाउंडेशनल स्क्रिप्चर्स हैं। इनमें से एक भी कॉन्सेप्ट बाहर निकालोगे योग का, कोई भी एक, तो बिल्डिंग जो है वो 31 की भी हिलेगी और इनकी भी हिलेगी। यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल राइट। फाउंडेशन आपकी, जैसे बिल्डिंग की फाउंडेशन कमजोर नहीं होनी चाहिए किसी भी एंगल से, उसी तरीके से इनकी अंडरस्टैंडिंग, 33 की अंडरस्टैंडिंग तो उनके लिए छोड़ दी है आप, जो इसके रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो है ना, लेकिन ये 2 की जो है वो
अंडरस्टैंडिंग अच्छे लेवल पर हर उसकी होनी चाहिए जो योग को समझना चाहता है। अभी आप लोग जो सिलेबस आप कवर कर रहे हो, अभी सिलेबस कवर कर रहे हो, अभी योग की भी मतलब बहुत ही क्या कहेंगे इसको हम, मतलब फाउंडेशन की भी बस ऊपर की हिस्सा हम जो है वो कवर कर रहे हैं बस, क्योंकि कर नहीं सकते हम लोग, राइट। अदरवाइज आपको ये दो स्क्रिप्चर्स, आप में से जो भी आगे चल के योग में जाना चाहता है, ये दो स्क्रिप्चर्स उसको बहुत अच्छे से उसने पढ़े भी होने चाहिए, मतलब उसकी डेली हैबिट होनी चाहिए इनकी, और अच्छे से समझे हुए भी होने चाहिए। और चाहे कितना ही अच्छा समझ लोगे, उसके बाद भी कल परसों 1 साल बाद 10 साल बाद भी बहुत सारा स्कोप बचा रहेगा उसको और समझने का, इन दो को। तो ये ज़िंदगी भर के बुक्स हैं योग की, जो आपको लेकर के कंटिन्यूअसली चलनी है। इन 33 स्क्रिप्चर्स को मैंने सबको, एक बार तो सबको पढ़ा मैंने, ये दो मेरे साथ हमेशा मेरे साथ रहती हैं, चाहे लैपटॉप में रहें, चाहे बैग में रहें, चाहे कहीं भी रहें, फुल टाइम, ऑलवेज, राइट। तो ये दो कैनोनिकल आपके पास स्क्रिप्चर्स हैं, राइट। ये सारी बुक्स जितनी भी हैं योग की, ये सारी बुक्स ह्यूमैनिटी की हैं, फॉर ऑल ह्यूमंस। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं। इस तरीके की जितनी भी बुक्स होती हैं, वो बुक्स कभी भी नहीं कहती कि किसकी हैं। वो जो लोग होते हैं वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। हाँ, मतलब आपस में तय कर लिया कि भाई ये मेरी है, ये तेरी है, ये उसकी है, ये उसकी है, ये उसकी, ऐसा ये लोगों ने किया है, इन किताबों ने नहीं किया, राइट। किताबें उठा करके आप पढ़ोगे तो वो सबकी हैं। जैसे भगवत गीता के अंदर आता है कि सर्वेषु, फॉर ऑल, सब के लिए। तो ये जितनी भी किताबें होती हैं इस तरीके की, ये सारी किताबें, मैंने आपको पीछे भी कभी बोला होगा कि ये सब किताबें जो हैं वो सोशल किताबें होती हैं, रिलीजियस किताबें नहीं है। किसी ज़माने में रिलीजन के तौर पे माना जाता था तो ठीक है, आपने मान लिया उसको, लेकिन आज जिसको हम सोशोलॉजी कहते हैं, सोशोलॉजी सुना है ना हम लोगों ने, है ना, सोशोलॉजी फील्ड, ये सोशल बुक्स हैं सारी जितनी भी हैं। ये वो किताबें हैं जो बताती हैं एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से कैसे बिहेव करेगा, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से। अगर कोई एक इंडिविजुअल अकेला जंगल में रहता है तो उसको इन सारी किताबों की कोई ज़रूरत नहीं है। अकेला जब मर्जी आए खाए, जब मर्जी आए जहाँ चाहे सोए, जहाँ चाहे कुछ भी करे, राइट। लेकिन जैसे ही दूसरा इंडिविजुअल आ जाएगा उस जंगल में, हाँ, तो अब दोनों के बीच में कुछ इंटरैक्शन हो जाएगा। ये जो इंटरैक्शन होता है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, टू ह्यूमंस, इसे कहते हैं सोशल डायनामिक्स। लिख लीजिए इसको, सोशल डायनामिक्स, इंटरैक्शन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स और मोर ह्यूमंस, ऐसे लिखिए आप। इंटरैक्शन बिटवीन टू और मोर ह्यूमंस, सोशल डायनामिक्स। डायनामिक कहते हैं फोर्स को, डायनामिक फोर्स, और सोशल मीन्स सोशल, सामाजिक। तो ये सामाजिक फोर्स दो लोगों में जो है वो अप्लाई हो जाती है फौरन, राइट। ये जितनी भी बुक्स हैं, ये सारी बुक्स जो हैं वो सोशल डायनामिक्स ही होती हैं। यहाँ तक क्लियर है? 5 मिनट में लिखिए इसको जल्दी से, तेज हाथ चलाइएगा ज़रा सारा। ओवरऑल बुक्स फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, 2 canonicals, 33 books in all, जितना समझे जल्दी जल्दी फटाफट लिखिए उसको। तो 33 पब्लिश्ड, व्हाट डज पब्लिश्ड मीन्स, वो भी लिखना है आपको। हाँ, वो जो भी है वो भी लिखना है, व्हाट डज पब्लिश्ड मीन्स। क्या चीज़? सब हैं ये सारी बुक्स, मैं कह रहा हूँ सारी बुक्स, ये दो नहीं, जितनी भी बुक हैं योग की वो सारी बुक्स फॉर होल ऑफ द ह्यूमैनिटी है।
तो 33 स्क्रिप्चर्स इन ऑल, पब्लिश्ड स्क्रिप्चर्स 13 अनपब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं है। नाम है, करना क्या है नाम, और ज़रूरी नहीं नाम हो, जब इनकम्प्लीट वर्क है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। किसी का भी हो, आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, अनपब्लिश्ड है। रिसर्च स्कॉलर्स काम करते रहते हैं, आप ही की तरह के यंग स्कॉलर्स आते हैं निकल के, राइट। असल में होता क्या है कि सोसाइटी में जैसे आपने काम करना शुरू किया और लिटरेचर ढूंढना शुरू किया योग के ऊपर फॉर एग्जांपल, तो बहुत सारी किताबें आपको तो मार्केट में मिल गई, बहुत सारी किताबें आपको पता चला स्कॉलर्स से कि एक किताब और है यार मैंने पढ़ी थी लेकिन वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है फॉर एग्जांपल, राइट। तो आप वहाँ गए, अब वहाँ ऑथर नहीं है उसका, कोई नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, लेकिन हाँ वो एक किताब रिकॉर्ड में रखी हुई है उस लाइब्रेरी के। वहाँ से पता चला कि एक जो है वो रामपुर में एक लाइब्रेरी है बहुत पुरानी, एक बहुत पुरानी पटना में लाइब्रेरी है, वहाँ पे कोई किताब है तो आप वहाँ चले गए। ऐसे करके रिसर्चर्स जो हैं वो ढूंढते रहते हैं चीज़ों को, राइट। हो सकता है 13 से ज़्यादा हों अभी तक, लेकिन जितने स्कॉलर्स को मिली हैं तो ओवरऑल मिला करके पब्लिश्ड के अलावा उतनी 13 और मिली, नहीं किया किसी ने। अब किसी और की किताब है, आप पब्लिश भी नहीं कर सकते। कोई लाइब्रेरी पब्लिश कराना चाहे तो करा ले, लेकिन किसी ने कराया नहीं। क्यों नहीं कराया, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ही है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं उन रिसर्च स्कॉलर्स ने, तो लिखी हैं कि वो मतलब इनकम्प्लीट हैं, इनकम्प्लीट हैं। अच्छा, इनकम्प्लीट कोई भी बात, हाँ मतलब ख़तरनाक चीज़ होती है नहीं, तो कंप्लीट नहीं है वो, तो कंप्लीट नहीं है इसलिए किसी ने छापी भी नहीं है उसको। जैसे लाइब्रेरी के पास हैं कुछ तो छाप सकती हैं वो, हर यूनिवर्सिटी की अपनी प्रिंटिंग प्रेस होती है, वो छाप सकते हैं उसमें, लेकिन वो इनकम्प्लीट है इसलिए वो छाप भी नहीं रहे उसको। मतलब ये मैं अपनी समझ बता रहा हूँ, तो ये ऐसा हो सकता है उसमें, राइट। एनी हाउ, अब हम लोग चलेंगे योग को कैसे डिफाइन किया गया है। एक तो वो योग है जो हम समाज में देखते हैं, समझते हैं योग का मतलब क्या, जो जनरल पब्लिक समझती है, राइट। हम वो योग समझने की कोशिश करेंगे जो इन बुक्स के अंदर मौजूद है। ज़रूरी नहीं है कि आप और मैं या जनता जो समझ रही है वही चीज़ें यहाँ पर भी हों। इसकी हम लोग कई बार एग्जाम्पल शायद ले चुके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब वर्ड आता है सन्यासी, तो हम समझते हैं कि सन्यासी मतलब वो जो गुफाओं में रहता है, जिसने कपड़े वपड़े उतार के छोड़ दिए और सब चला गया, सारा सब कुछ छोड़ करके, राइट। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सन्यासी है ही नहीं जिसने किसी दूसरे को दुख दिया या उसने आग छोड़ी। आग मतलब उसने क्या कहते हैं उसको, मतलब जीवन से छोड़ दी उसने आग, हाँ आग त्याग दी। आग का त्यागना मतलब क्या, आग का त्यागना मतलब यह कि खुद अपना खाना नहीं बना रहा, आग से जितने भी काम जो पॉजिटिव उसमें करने हैं वो सारे कोई काम नहीं कर रहा हो उसको, यानी कि खुद नहीं पका रहा तो क्या कर रहा होगा, खाना तो खा रहा होगा वो, चाहे आधी रोटी खा रहा हो, 4 ना खा रहा हो, लेकिन वो आधी फिर कैसे खा रहा होगा, वो मांग के खा रहा होगा, छीन के तो नहीं खा रहा, लेकिन हाँ मांग के खा रहा है। अच्छे मांग के खाना तो इंसल्टिंग चीज़ है, राइट। तो योगेश्वर आपको भगवद गीता के अंदर बता रहे हैं कि जिसने दूसरों को दुख दिया, अब एक आदमी है या कोई एक औरत है या लेडी है या फीमेल है और मेल है या कोई भी XYZ, उसने जो है वो कमंडल उठाया और गुफाओं में चला गया। अब पीछे उसने अपने पेरेंट्स छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए, बीवी छोड़ दी, हस्बैंड छोड़ दिया, अपने सारे रिश्तेदार उसने छोड़ दिए। जब वो छोड़ रहा है तो सबको दुख हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो योगेश्वर कह रहे हैं अगर किसी ने किसी को भी दुख दिया तो फिर वो सन्यासी नहीं है। और किसी ने आग छोड़ दी मतलब दुनिया की एक्टिविटीज़ जिसने छोड़ दी, राइट, दुनिया की एक्टिविटीज़ छोड़ करके अगर कोई कोना पकड़ा
तो भी सन्यासी नहीं हो। अब ये आम जनता लेकिन क्या समझती है सन्यासी को? यही समझती है कि जिसने कोना छोड़ दिया हो, दुनिया छोड़ दी, त्याग दी जिसने दुनिया, वो सन्यासी है। नहीं, वो सन्यासी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ बस इतनी सी कि स्क्रिप्चर कभी कभी बुक्स कुछ और कहती हैं, हम कुछ और समझते हैं। जैसे फिजिकल एजुकेशन क्या है, आम जनता समझती है डंडा मास्टर, आम जनता समझती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब फिजिकल एजुकेशन में होती हैं। लेकिन फिजिकल एजुकेशन की किताबें पढ़ो तो मतलब होता है उसका स्टडी ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटी एक बड़ा हिस्सा है, उसके अंदर एक बहुत छोटा हिस्सा है कॉम्पिटिटिव गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अभी और बहुत सारी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग। अगर आप अपनी फिटनेस को बनाने के लिए सिर्फ वॉकिंग ही करते हो तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर फिजिकल एजुकेशन। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बुक्स में कुछ और डिफाइंड होता है, हमें बुक्स से समझना चाहिए, और वो भी जो कैनोनिकल बुक्स हों, जिनको हम लोग टेक्स्ट बुक बोलते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में उनको टेक्स्ट बुक बोला जाता है, या जो आपने एक नाम सुना होगा एनसीईआरटी की बुक्स, है नहीं? एनसीईआरटी की बुक्स मतलब टेक्स्ट बुक्स। तो टेक्स्ट बुक्स या कैनोनिकल बुक्स होनी चाहिए अगर आपको किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना है। तो आपको नेट की तैयारी करनी होगी, कल को आपको जेआरएफ के लिए तैयारी करनी होगी, तो कभी भी गाइड से तैयारी नहीं करिएगा, हमेशा कैनोनिकल बुक्स पकड़िएगा। एनाटॉमी की एक कैनोनिकल बुक, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की एक कैनोनिकल बुक। कैनोनिकल मतलब टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक जिसको आम भाषा में बोला जाता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी की तरफ से छपी हुई, वो भी, और प्लस एनसीईआरटी का मतलब जैसे आप कहो ना एक बोतल पानी दे दो, तो वो मतलब सॉरी, आपने दुकानदार से कहा बिस्लरी दे दो, उसने कोई भी पैक्ड वाटर दे देता है आपको, वो किसी भी कंपनी का दे देता है। वो सारी कंपनियां बिस्लरी के नाम से चलती हैं। बिस्लरी, वो आपने कहा बिस्लरी दे दो, उसने कोई भी पैक्ड वाटर दे दिया, आपने वो लिया, पैसे दिए और चले गए, राइट। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने टाइटल से मशहूर हो जाती हैं। तो ऐसे ही एनसीईआरटी की स्पेसिफिक बुक्स भी हैं, और एनसीईआरटी एक टाइटल है जो टेक्स्ट बुक के लिए आमतौर से इंडिया में इस्तेमाल होता है, राइट। तो हम लोग योग को समझने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। पतंजलि के अंदर जो है वो सेकंड उसका जो सूत्र है, सूत्र मतलब फॉर्मूला, लिख लीजिए, सूत्र मतलब फॉर्मूला। योग के छोटे छोटे फॉर्मूला योग सूत्र के अंदर मौजूद, इसीलिए उसका नाम है सूत्र, जहां छोटे सेंटेंसेस हों, राइट। जैसे सबसे पहला इसका जो सूत्र है, योग सूत्र का जो सबसे पहला है वो है अथा योग अनुशासनम। खत्म, 3 है बस, अथा योग अनुशासनम, पूरा सेंटेंस खत्म। अब इसको अगर हम लोग बात करने चलें इसके ऊपर तो 4-5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे बात कर सकते हैं, लेकिन अपने आप में वो कैसा है? तो अपने आप में बहुत छोटा सा है। ऐसे ये है, योगश चित्ता वृत्ति निरोधा, 4 वर्ड्स हैं, छोटा सा है, राइट। तो योगश चित्त वृत्ति निरोधा, 4 वर्ड्स। योग का मतलब हम सब जानते हैं, है नहीं? 2 अलग अलग चीज़ें हैं, उनका आपस में जोड़, उनका आपस में मेल। कोई भी 2 चीज़ें, 2 और 2 का योग कितना होता है ना? तो योग वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है नहीं, राइट। अभी हम चित्त के बारे में पहले भी हम लोग समझ चुके हैं, आगे और हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। वृत्ति मतलब, हाँ, कोई भी निगेटिविटी जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर डेवलप हो रही है, दैट इज वृत्ति। और निरोधः, टू स्टॉप, टू प्रिवेंट, राइट। WHO का जो हेड ऑफिस है उसमें बाहर जो है वो जिसको कहते हैं हम लोग गोल्डन वर्ड्स, गोल्डन वर्ड्स में उसमें लिखा हुआ है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। टू स्टॉप और टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इज बेटर देन हैविंग ट्रीटमेंट आफ्टर एक्सीडेंट।
उसमें भी आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे जब आप ट्रीटमेंट करा रहे होंगे, और प्रिवेंशन के दौरान भी आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे। लेकिन ये प्रिकॉशंस बहुत आसान है, बहुत काम के हैं, आपकी पूरी लाइफ इन पर डिपेंड करती है। ट्रीटमेंट के बाद प्रिकॉशंस लोगे तो ज़रूरी है नहीं है, जान बच भी सकती है, नहीं भी बच सकती है। कोई अंग बच भी सकता है, कोई अंग नहीं भी बच सकता है ट्रीटमेंट के बाद। लेकिन एक्सीडेंट से पहले अगर प्रिवेंशन कर लें, इसलिए WHO कहती है और हमारा कॉमन सेंस भी कहता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। तो दैट इज निरोधा, दैट इज प्रिवेंशन, सीजेशन ऑफ, स्टॉपिंग ऑफ नेगेटिव ऑल्टरेशंस, स्टॉपिंग ऑफ नेगेटिव ऑल्टरेशंस। कोई भी निगेटिविटी को प्रिवेंट करना इन आवर चित्त इज कॉल्ड योग, राइट। इसको हम लोग आगे, है ना, 3 पार्ट होल इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है, पढ़ा होगा हम लोगों ने, राइट। एक हमारे पास शरीर है, पढ़ा है हम लोगों ने ये, राइट। एक आत्मा है, पढ़ा है आप लोगों ने ये, राइट। ये आत्मा जो है वो परमेश्वर की तरफ से आया हुआ करंट है जो आपके सारे बॉडी के 700 मिलियन 700 ट्रिलियन जो सेल्स हैं उनको जिंदा रखती है। ये हर सेल के अंदर, हर सेल के अंदर ये इफेक्टेड है, अपना इन्फ्लुएंस डालती है और हर सेल को जिंदा रखती है। एक एक सेल जिंदा है, ऐसे 700 ट्रिलियन सेल्स हमारे जिंदा हैं बॉडी के अंदर। तो हम और आप आमने सामने बैठे हुए हैं, हम काम कर रहे हैं। इनमें से किसी ऑर्गन के कुछ सेल्स खत्म हो जाएं तो उस ऑर्गन के अंदर कुछ खराबी पैदा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारी आंख है, आंख में रॉड्स एंड कोन्स नाम के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स नाम के सेल्स होते हैं। इनमें से एक भी रॉड खराब हो जाए या एक भी कोन खराब हो जाए, एक कई मिलियन में से, तो शाम को 6 बजे के बाद दिखना बंद हो जाता है। किसी को ग्रीन कलर दिखना बंद हो जाता है, किसी को रेड कलर दिखना बंद हो जाता है, किसी को चीज़ टेढ़ी नज़र आने लगती है, सीधी नहीं नज़र आती उसको, किसी को डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं हो पाता। ये सारा खेल जो है वो आपकी आंखों के रॉड्स और कोन्स का है, क्योंकि वो डिस्टेंस मेजर नहीं कर पा रहा तो नर्वस सिस्टम को भेज भी नहीं पा रहा, सही से एनालिसिस भी नहीं हो पा रही, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि किसी भी बॉडी के हर सेल को जो है वो, दैट इज़ आवर आत्मा विच इज़ बीइंग सप्लाइड, राइट। इसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको बार बार हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। स्थाणु है, अनऑल्टरेबल है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते आप, हमेशा से खुश है, इसकी खुशी में आप कुछ अंदर नहीं डाल सकते कोई भी चीज़, राइट। हमेशा से कंप्लीट है ये, इसके अंदर कोई कंप्लीटनेस भी आप नहीं डाल सकते कि 2-4 मंत्र पढ़ लें, कुछ आयतें पढ़ लें और ये रूह जो है वो और परफेक्ट हो जाएगी, रूह और खुश हो जाएगी, आत्मा और अच्छी हो जाएगी। कुछ नहीं हो सकता इसका। ये जैसी है वैसी है और इसका काम है सारे सेल्स को जिंदा रखना, एंड दैट्स ऑल। और न्यूट्रल है ये, न घटती है न बढ़ती है, न अपनी पावर बढ़ा लेगी ये और न अपनी पावर कम कर लेगी, राइट। दूसरी चीज़ हमारे पास, तीसरी जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो आपकी पर्सनालिटी, जो आप हो, ये तो शरीर है आपका, राइट। ये हो आप, जिसको योग की भाषा में चित्त बोलते हैं, साइकोलॉजी की भाषा में इसको पर्सनैलिटी बोलते हैं। कहते हैं ना इंप्रूव योर पर्सनैलिटी, तो इंप्रूव योर पर्सनैलिटी का मतलब नहीं होता कि बाइसेप्स इंप्रूव कर लो, या ये मतलब होता है, या स्पीड बढ़ा लो 100 मीटर की, नहीं।
यानी कि पर्सनालिटी कोई चीज़ है ना हमारे पास, राइट। ये शरीर के अंदर आपको आत्मा भी है और चित्त भी है, राइट। इसको कहते हैं, मतलब पुराने आप जो लिटरेचर देखोगे ना, जो आपको 33 लिटरेचर हैं, तो इसमें आपको इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी। इंडियन कल्चर में इंडियन जो लोग होते हैं उनकी दो बड़ी खासियतें हैं, वो खासियतें आपके अंदर भी होंगी, ढूंढिएगा ज़रा, राइट। एक तो इंडियंस जो हैं वो क्रिएटिव बहुत होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का पसंद नहीं होती उनको, लेकिन सोचने में बहुत तेज़ होते हैं, नए नए आइडियाज़ क्रिएट करना, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। सारे इंडियंस ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में मोर देन 70% टॉप नॉच जितनी भी पोजीशंस हैं उन पे सब पे इंडियंस बैठे हुए हैं, सब पे। दूसरी चीज़ इनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो ये क्रिएटिव बहुत है सारे इंडियंस, मैं कह रहा हूँ वो आपके अंदर भी होगी, अभी तक नहीं पहचान पाए हैं वो एक चीज़ अलग है, लेकिन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको आपके अंदर मिल जाएगा। दूसरी चीज़, इंडियंस जो हैं वो बेसिकली इंडियंस जो हैं वो बहुत शांति प्रिय हैं, बहुत शांति प्रिय हैं। इन्हें खून खराबा, उधमबाजी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है इनको। मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, फुटबॉल गेम, बास्केटबॉल गेम हुशपने का है, मतलब ताकत मारने का है। इंडियंस कभी आगे नहीं रहे उसमें, या रहे कभी। जहाँ दिमाग तेज इस्तेमाल होता है ना वहाँ पे है हॉकी, चेस, हॉकी, स्पिन बॉल, क्रिकेट नहीं, स्पिन बॉलिंग, वहाँ तेज दिमाग चलता है। फास्ट बॉलिंग में नहीं, फास्ट बॉलिंग में कभी तेज नहीं रही है। बैटिंग, एक से एक कर रहा बैट्समैन मिलेगा आपको यहाँ। दूसरे और नेशन से उनकी कुछ और खासियतें हैं, उन्हें हुशपना पसंद है। हाँ है वो लोग, तो वो फुटबॉल में आगे हैं, बॉक्सिंग में आगे हैं, यानी फ्री स्टाइल रेसलिंग में आगे हैं। जाइए, थैंक यू वेरी मच।